ओके, सो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं जो नीट और जेईई में आए हैं। इवन आपके जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी जो एमसीक्यूज आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं, और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। जैसे क्वेश्चन नीट में आया 2019 में, इवन वेपर्स ऑफ अ सेकेंडरी अल्कोहल इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म। तो क्या क्वेश्चन है आपके पास कि 573 केल्विन पे जब कॉपर, वेपर्स ऑफ कॉपर की प्रेजेंस में हम हीट करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म। तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि क्या आंसर होना चाहिए। तो आपको पता है कि तीन तरह के रिएक्शन होते हैं कॉपर एट 573 में। एक तो प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल को अगर कॉपर एट 573 करते हैं हम, तो वी गेट अल्डिहाइड। और क्या बोलते हैं इस रिएक्शन को, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। वैसे ही सेकेंडरी अल्कोहल अगर हो, उसको अगर करें हम सेम कॉपर एट 573 केल्विन, तो बेटा हमें प्रोडक्ट मिलता है कीटोन। दिस इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन। और अगर टर्शियरी अल्कोहल में करें, टर्शियरी अल्कोहल को करें कॉपर एट 573 केल्विन, तो बेटा हमें प्रोडक्ट मिलता है एल्कीन, ना कि अल्डिहाइड और कीटोन। और इस रिएक्शन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो टर्शियरी अल्कोहल के केस में होती है डिहाइड्रेशन एंड वी गेट एल्कीन, और प्राइमरी अल्कोहल के केस में अल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल के केस में कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल के केस में वी गेट अल्डिहाइड और सेकेंडरी के केस में वी गेट कीटोन, और इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिहाइड्रोजिनेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अब कमेंट करके बता दो आंसर क्या होगा इसका। तो इसका कीटोन, यस इट इज डी ऑप्शन, कीटोन इज द राइट ऑप्शन। एल्कीन का बनता अगर वेपर ऑफ टर्शियरी अल्कोहल इज पास्ड ओवर हीटेड कॉपर एट 573। अल्डिहाइड का बनता when vapors of a secondary alcohol is passed, sorry, when vapors of primary alcohol is passed over heated copper at 573. That's it. Question number 2. The compound A on treatment with sodium gives B, and with PCl5 gives C. Or when B and C react together to give diethyl ether. So what is A, B and C? सिंपल सा क्वेश्चन है कि दोनों मिलके क्या बनाते हैं, डाइथाइल ईथर। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो है सोडियम और क्लोरीन का केस है ना, एक सोडियम सॉल्ट होगा ऑफ एल्कोक्साइड, और दूसरा जो है वो होगा इथाइल क्लोराइड। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो इसका सोडियम और इसका क्लोरीन रिमूव हो जाएगा एंड वी गेट डाई इथाइल ईथर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। बट उससे पहले आपको पता है कि सोडियम से रिएक्शन हो रहा है और PCl5 से। तो इथेनॉल को अगर हम सोडियम से रिएक्ट करते हैं तो वी गेट सोडियम इथोक्साइड, और इथेनॉल को PCl5 से करते हैं। ये दोनों रिएक्शन वी हैव डन, तो वी गेट इथाइल क्लोराइड, और उसके साथ क्या बनता है POCl3 एंड HCl, और इसमें along with half H2। तो ये सोडियम इथोक्साइड बनेगा एक, दूसरा इथाइल क्लोराइड। इसका मतलब कंपाउंड ए जो है
वो अपने आप में क्या है, अल्कोहल, इथेनॉल। को सोडियम से करेंगे क्या बनेगा, सोडियम इथोक्साइड, और PCl5 से करेंगे तो क्लोरीनेशन हो जाएगी, वी गेट इथाइल क्लोराइड। इसका मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये भी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में है ये पूरा क्वेश्चन, और ये देखो 2018 में आया है, नीट 2018 में क्वेश्चन है। तो याद रखना कि नीट का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, चाहे आपके बोर्ड का एग्जाम हो, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। उसकी एप्लीकेशन हो सकती है बाहर की, बट वो एनसीईआरटी का ही कंसेप्ट होगा। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं नीट का, जेई का, इवन बोर्ड के क्वेश्चंस के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन जो आते हैं, तो कंसेप्ट पे फोकस करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C5H11OH विल बी प्राइमरी अल्कोहल्स। कितने आइसोमर जो हैं वो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं C5H11OH के। तो आपको पता है कि C5H11OH जो है वो किससे बनेगा, C5H12 का एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और OH ऐड होगा, एंड वी गेट C5H11OH। तो C5H12 मींस पेंटेन के से बनेंगे अल्कोहल्स। तो पेंटेन कितने होते हैं, नॉर्मल पेंटेन होता है, आइसोपेंटेन होता है, और नियोपेंटेन। ये तीन जो हैं वो पेंटेन के आइसोमर, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। अब देखो नॉर्मल पेंटेन में ये प्राइमरी है, सेकेंडरी, 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 प्राइमरी, ये दोनों प्राइमरी एक जैसे हैं ना। इसका मतलब एक ही प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। एक प्राइमरी H निकालोगे और उसकी जगह OH लगाओगे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। इसका मतलब इससे तो एक ही प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। सेकंड केस में ये प्राइमरी आइसोपेंटेन में, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी। अब ये दो प्राइमरी तो एक जैसे हैं, ये दोनों प्राइमरी किससे अटैच है, टर्शरी से, बट ये प्राइमरी किससे अटैच है, सेकेंडरी से। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो टाइप के प्राइमरी कार्बन हैं, दो टाइप के प्राइमरी हाइड्रोजन हैं। इसका मतलब दो प्राइमरी, इसमें तो प्राइमरी अल्कोहल मिला एक, इसमें प्राइमरी अल्कोहल कितने मिलेंगे, तो थर्ड केस में देखो ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, सारे प्राइमरी जो हैं एक जैसे हैं, सारे क्वार्टनरी कार्बन से अटैच हैं। इसका मतलब इसमें जो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा आपको, दैट इज ओनली वन। तो टोटल आइसोमर हो गए 4। फिर क्वेश्चन ऐसे आता है कि हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C5H11OH विल बी प्राइमरी अल्कोहल्स। तो आप इस तरह से करोगे, ये तीनों बना लिए और इसमें कितने टाइप के प्राइमरी हाइड्रोजन हैं वो देख। पहले वाले में प्राइमरी हाइड्रोजन दो कार्बन प्राइमरी है, बट दोनों क्या है, इक्विवेलेंट, एक जैसे, इसलिए एक ही आइसोमर बनेगा। बट इसमें सेकंड वाले में आइसोपेंटेन में भी दो प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी हाइड्रोजन भी वैसे ही है दो टाइप के, इसलिए दो टाइप के अल्कोहल मिले, प्राइमरी अल्कोहल ही मिले बट दो टाइप के। और टर्शरी जो नियोपेंटेन है उसमें प्राइमरी कार्बन सारे इक्विवेलेंट है, एक जैसे हैं सारे, सेम इज द केस विद प्राइमरी हाइड्रोजन्स। ये चाहे कोई भी एक प्राइमरी हाइड्रोजन निकालो, आपको एक ही प्राइमरी अल्कोहल मिलेगी। गॉट इट। तो इन दिस वे जो अपने पास का आंसर आएगा वो आएगा 4। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C5H11OH विल बी पॉसिबल, हाउ मेनी प्राइमरी सॉरी हाउ मेनी टोटल अल्कोहल्स आर पॉसिबल, टोटल। तो देखो इसमें कितने टाइप के कार्बन है, तो एक प्राइमरी,
ये दोनों प्राइमरी एक जैसे हैं, सेकेंडरी, बट ये सेकेंडरी अलग है। इसका मतलब 3 आइसोमर बनेंगे, ये 3, इसके 1 2 3 4, ये तो एक जैसा हो गया, 4 इसके और इसका सारे एक ही बनेगा, बाकी सारे एक जैसे हैं। इसका मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 3 4 और 1, टोटल आइसोमर बनेंगे 8। अगर पूछता कि हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C5H11OH विल बी सेकेंडरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी पूछा होता तो ऑब्वियसली 3, ये 1 2 और ये 3, 3 तरह के सेकेंडरी अल्कोहल। डन, ये हो गया आपका। यस बेटा, 8 कैसे आए? ओके, C3H2 CH2 CH2 CH3। अगर इसकी बात करें हम तो इसमें प्राइमरी, ये दोनों प्राइमरी कार्बन एक जैसे, ये दोनों सेकेंडरी कार्बन एक जैसे और ये सेकेंडरी डिफरेंट है। तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन हटाएं और OH लगाएं, CH3 CH2 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 CH2OH, then minus secondary hydrogen of first type plus OH, CH3 H2 H2 H H CH3, फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन ऑफ सेकेंड टाइप हटाओ और OH ऐड करो, H3 H2 H OH H2 H3, 3 टाइप के बनेंगे। वैसे ही आइसोपेंटेन की बात करते हैं, तो आइसोपेंटेन में ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शियरी और ये दोनों प्राइमरी। व्हेन वी रिमूव प्राइमरी हाइड्रोजन ऑफ फर्स्ट टाइप, so we get CH3 CH CH3 CH2 CH2 OH, एक बन गया। क्या यूपीएससी नेम नहीं लिख रहा हूं मैं, कि आप ऑलरेडी जानते होंगे इनके IUPAC नेम, जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे बने ये। CH3 CH CH3 CH OH CH3, then tertiary hydrogen CH3 COH CH3 CH2 CH3, और लास्ट वाला जो है सेकेंड टाइप का प्राइमरी हाइड्रोजन हटाया तो CH2OH CH CH3 CH2 CH3, दैट्स इट। तो ये 3 ये बने, 4 ये बने, और लास्ट जो है नियोपेंटेन, सॉरी नियोपेंटेन जो है, सारे जो कार्बन है और उससे रिलेटेड हाइड्रोजन सारे क्वार्टनरी कार्बन से अटैच है, और क्वार्टनरी कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो हमें तो हाइड्रोजन हटा के वहां OH लगाना है ना, तो देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट, तो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा और वो है ये। टोटल 8 बने, गॉट इट? Okay, now next question. Reaction of phenol with chloroform in presence of dilute sodium hydroxide finally introduces which one of the following functional group? This is the name reaction. कौन सा नेम रिएक्शन है और कौन सा जो फंक्शनल ग्रुप है वो ऐड होता है when phenol react with chloroform in the presence of dilute sodium hydroxide? Sorry, it is Ramer-Tiemann reaction. In Kolbe's reaction, there is carbon dioxide. This is
रेमंड रिएक्शन, इसमें पहले जो OH नेगेटिव है वो क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करता है और H प्लस को ले लेता है, एंड वी गेट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टाइप ऑफ कार्बन आयन, फिर Cl एज अ नेगेटिव आयन निकल जाता है, एंड वी गेट डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन जो है वो इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। और बहुत बार क्वेश्चन ऐसे होता है कि जब रेमंड रिएक्शन होता है तो उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, याद रखना डाइक्लोरोकार्बीन। तो डाइक्लोरोकार्बीन जो है सबसे पहले फिनोल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के कांटेक्ट में आता है और बनता है सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड जो है का रिएक्शन होता है CCl2 से, तो ये डाइक्लोरोकार्बन क्या एक्ट करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल, बिहेव एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो वो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इसके साथ अटैच हो जाता है और जो वाटर होता है उसका H+ ले लेता है। इन दिस वे ये जो प्रोडक्ट बनाता है स्टार्टिंग में वो बनता है बेटा CHCl2, ये प्रोडक्ट बनता है फर्स्ट। के बाद के ऊपर ये इंटरमीडिएट होता है, इसके ऊपर वापस NaOH का रिएक्शन होता है, और ये दोनों Cl जो है उनकी जगह OH आ जाता है, और दो OH एक ही कार्बन पे होते हैं तो क्या होता है, वाटर का रिमूवल हो जाता है। ये रिमंड रिएक्शन का मैकेनिज्म भी बता दिया मैंने आपको पूरा। ये हो जाता है CHO, CH डबल बॉन्ड O। याद रखना जब भी दो OH एक ही कार्बन पे होते हैं तो वाटर इज रिमूव्ड, और फिर आप करते हो डाइल्यूट HCl से, तो वी गेट सैलिसल्डिहाइड। तो बता सकते हो कि अगर CCl4 से रिएक्शन होता है, रेमंड रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से होता है, तो वी गेट सैलिसल्डिहाइड। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड से होता है तो व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म? यस बेटा, टेल मी। मैंने बता दिया आपको कि सैलिसिलिक एसिड बनता है। वेरी गुड। कि न्याज पठान सर की बेटी बेटा इसमें कमेंट में लिख सकते हो आप कि अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड होता तो वी गेट सैलिसिलिक एसिड इन द सेम रेमंड रिएक्शन में ही। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज होता है इंस्टेड ऑफ क्लोरोफॉर्म तो वी गेट, और इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में क्योंकि रिएक्शन हो रहा है फिनोल का विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इट फाइनली इंट्रोड्यूसेस CHO। इस फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेगा CHO। अगर यही लिखा होता इन विद कार्बन टेट्राक्लोराइड in the presence of dilute sodium hydroxide, that finally introduces carboxylic acid COH group. Okay. मैंने बोला कि CCl4 जो है अगर होता तो कार्बन CCl4 में COOH ग्रुप लग जाता। CCl4 के केस में सैलिसिलिक एसिड की जगह जो बनता है प्रोडक्ट दैट इज दिस बेंजीन रिंग पे OH और COOH का मतलब कि CHO कब लगता है, जब क्लोरोफॉर्म होता है। और वहीं अगर क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं सेम रिएक्शन में तो COOH ग्रुप ऐड हो जाता है। नेक्स्ट, यस मैडम। Yes, in Kolbe's reaction we get salicylic acid.
only salicylic acid. But in Raman-Diamond reaction, we get salicylaldehyde as well as salicylic acid, depending upon that which reagent is used. If we use chloroform, we get salicylaldehyde with NaOH. And if we use, instead of chloroform, if we use carbon tetrachloride, then we will get salicylic acid as the product. Next is, which of the following will not be soluble in sodium hydrogen carbonate? You know, sodium hydrogen carbonate, का रिएक्शन इसमें सॉल्युबल नहीं होगा. एक तो है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, एक है बेंजोइक एसिड, एक है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और एक है बेंजीन सल्फोनिक एसिड. तो आप याद रखना 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, it is very strong acid, stronger than carbonic acid. That's why it will be soluble in sodium hydrogen carbonate, and we get this type of product along with carbonic acid, CO2 plus H2O. Benzoic acid, stronger than sodium hydrogen carbonate. Benzene sulfonic acid, stronger than sodium hydrogen carbonate. But orthonitrophenol, actually in orthonitrophenol there is intramolecular hydrogen bonding, and due to that it is weaker acid. Okay, though it is stronger than phenol, but it will not react with sodium hydrogen carbonate because it is weaker than carbonic acid. That's why reaction cannot take place. Means we cannot get carbonic acid. Okay, that's why it is this orthonitrophenol is not soluble in sodium hydrogen carbonate. Keep in mind, because 2,4,6 trinitrophenol is as good acid as benzoic acid. And benzene sulfonic acid, you know, is also strong. But orthonitrophenol, being hydrogen is controlled by or captured by intramolecular hydrogen bonding, it will not react or it will not be soluble in sodium hydrogen carbonate. Yes, now tell me. Phenol. Phenol is distilled. Yes, beta. Phenol is distilled with zinc dust followed by Friedel-Crafts alkylation with propyl chloride in the presence of AlCl3 to give a compound B, and B is oxidized in the presence of air to form the compound C. So what is the structure formula of C? Question from NCERT as well. Yes, beta. Now this answer is C. Very good, Paki. That's great. Answer is C only. See, phenol is distilled with zinc dust. See, we have phenol. Now, when phenol is distilled with zinc dust, what would happen? You know, zinc is a reducing agent, so we get benzene ring. Phenol, when heated with or distilled with zinc dust, we get benzene. Now, benzene on reaction with propyl chloride
in the presence of AlCl3. So see, we have propyl chloride, the presence of AlCl3. First we will get Cl negative ion is removed, AlCl4 negative is formed, and we get primary carbocation. But you know, secondary carbocation is more stable, so it is readily converted into secondary carbocation. So normal propyl carbocation being primary is less stable, and isopropyl carbocation being secondary is more stable. So in this way we get isopropyl benzene, because see, this product is formed C2CH3 and H. तो isopropyl benzene क्या बोलते हैं इसको बेटा? This is called cumene. Isopropyl benzene को क्या बोलते हैं? Cumene. और isopropyl benzene cumene प्रोसेस भी बोलते हैं इसको. Now aerial oxidation, O2 के साथ ऑक्सीडेशन, तो we get cumene hydroperoxide. Peroxide linkage, this is cumene hydroperoxide. Again question from NCERT. क्यूमीन प्रोसेस यहां से तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है आइसोप्रोपाइल बेंजीन से, यहां से हिंट मिल रहा है. देखो जब ये लिखा ना इसने कि बे इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, और यहाँ फिनोल डिस्टिल्ड विद जिंक डस्ट, बेंजीन बनेगा. हिल्डक्राफ्ट एल्काइलेशन से आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगी, और आइसोप्रोपाइल बेंजीन से आइसोप्रोपाइल बेंजीन मींस क्यूमीन, और उसका एरियल ऑक्सीडेशन होगा तो वी गेट क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. दैट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. टेल मी द आंसर फर्स्ट. व्हाट इज द आंसर? What is the question? To the following reaction, जिसमें फिनोल को पहले जिंक डस्ट से कर रहे हैं, फिर CH3Cl anhydrous AlCl3, अगेन हिल्डक्राफ्ट रिएक्शन, और फिर कर रहे हैं एल्केलाइन KMnO4. यस बेटा. फिनोल विद जिंक डस्ट, तो जिंक डस्ट से हम करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट बेंजीन. जस्ट वी हैव डन इट राइट नाउ. Now with CH3Cl in the presence of anhydrous AlCl3, so obviously CH3 positive is formed and we get methyl benzene, that is toluene. And then with alkaline KMnO4, you know alkaline KMnO4 is an oxidizing agent, and followed by hydrolysis, so we get benzoic acid, just potassium benzoate. In acidification we get benzoic acid. So that means major product is benzoic acid, or means it is the only product formed. So X is benzene. X is benzene. Y is toluene, methyl benzene, and Z is benzoic
acid. Next question. Which one of the compound is most acidic? Say, first one is alcohol and others are phenol. So you know, phenols are more acidic than alcohols. Phenols are more acidic than alcohols. So obviously first option जो है that is rejected. We left with yes, but option sorry option C. Reason being, you know, phenol, then nitrophenol and orthomethylphenol, orthoglycerol. So say methyl group is electron releasing group, that will decrease the acidic strength, and methyl group is electron releasing group, electron donating group, so that decrease the acidic strength. But nitro group is electron withdrawing group, that will increase the acidic strength. Though it form intramolecular hydrogen bonding, I think you are confused with this thing. It form intramolecular hydrogen bonding, but even then it is more acidic than phenol, because nitro is an electron withdrawing group. Because of this intramolecular hydrogen bonding, it is weaker acid than para-nitrophenol. That's why option D is correct. So if we write the order of the reaction, then D is most acidic, then B, because of the presence of releasing group, it is weaker acid than phenol itself. So it is D, and at the end it is A. B, D, A. This is the order of acidic strength. Next, this question we have done just now. When phenol is treated with chloroform and NaOH. बेटा क्या नहीं समझा? It is benzaldehyde. It is salicylaldehyde. It is salicylaldehyde. ये क्वेश्चन एक मिनट बेटा, मुझे बच्चे का कौन पिछले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, एक मिनट. ये था क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक. अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप इसको कैसे अप्रोच करोगे? पहले तो क्या किया आपने नीरज? पहले क्या किया हमने कि जो हाइड्रोजन है, सॉरी अल्कोहल है, उसको फिनोल से डिफरेंशिएट कर दिया. ठीक है ना? जो अल्कोहल है वो लेस एसिडिक होगा क्योंकि एल्कोक्साइड आयन बनते हैं, और जो एल्कोक्साइड आयन होते हैं वो क्या होते हैं? अनस्टेबल. ये अल्कोहल तो हमेशा ही फिनोल से कम एसिडिक होंगे, है ना? और इसने पूछा मोस्ट एसिडिक, तो अल्कोहल तो पहले रिजेक्ट हो गया, बचे फिनोल्स. फिनोल्स में आपको कैसे देखना है? अगर विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, जैसे देखो इसमें NO2 है, NO2 जो ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट शो करता है? -I भी और -R भी. तो ये ओवरऑल क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं बेटा, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं हमेशा. ये याद रखना कि विड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ. और जो मिथाइल है इस साइड, मिथाइल क्या होता है? उसका +I इफेक्ट होता है और हाइपर कॉन्जुगेशन होता है. तो ये ओवरऑल क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं वो हमेशा ही एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं.
ठीक है। तो इसलिए फिनोल से नाइट्रोफिनोल जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा और मिथाइल फिनोल कम एसिडिक होगा। दैट्स इट, वही हमने इसमें किया है। नेक्स्ट, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया सेम। अब तो आप बोल सकते हो, बताओ विच ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ए। तो सही, एक है अपने पास फिनोल, दूसरा है मिथाइल फिनोल और तीसरा है नाइट्रोफिनोल। अब ये तीनों जो हैं, इसमें अगर हम देखें तो मिथाइल जो है वो रिलीजिंग ग्रुप है। तो रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज, अभी बताया मैंने। तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा, कम कर देगा इसका मतलब फिनोल से कम एसिडिक हो गया। तो मतलब जो सेकंड है वो फर्स्ट से कम है, मतलब फर्स्ट जो है दैट इज ग्रेटर देन सेकंड। फिर बात करते हैं नाइट्रो, बिल्कुल सही बात, इट इज ए ऑप्शन। कि नाइट्रो जो है वो विड्रॉइंग ग्रुप है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। तो सी, मिथाइल जो है का प्लस आई इफेक्ट है और हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं। और नाइट्रो ग्रुप जो है वो माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा और माइनस आर भी शो करेगा। ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज। ये थर्ड जो है वो फिनोल से, मतलब नाइट्रोफिनोल्स फिनोल से ज्यादा एसिडिक होंगे और फिनोल जो है वो मिथाइल फिनोल से कम है, ज्यादा एसिडिक होंगे। मतलब थर्ड फर्स्ट सेकंड, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब बोलो, द गैस इवॉल्व ऑन हीटिंग मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन मिथेनॉल। यस, गैस कौन सी इवॉल्व होगी ऑन हीटिंग मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद मिथेनॉल। See, you know, methyl magnesium bromide, CH3 is negative and Mg positive. MgBr is positive. And in CH3OH, we get H plus, so CH4 along with MgBr OCH3. So methane is the product formed. You will react with methanol, or you can react it with ammonia, or with acetylene, or with water. You will get methane as the product. In case of ammonia, you will get MgBr NH2. In case of acetylene, you will get along with methane MgBr C triple bond CH. And in case of water, you will get MgBr OH along with methane. So overall product formed is methane. This active hydrogen is abstracted by the methyl magnesium bromide. Alkyl group take away H plus from any active hydrogen. And what is active hydrogen? Hydrogen attached to oxygen, nitrogen, chlorine, or sp hybridized carbon. Or sp hybridized carbon. Next, among the following alcohols, which would react fastest with concentrated HCl and anhydrous ZnCl2?
Okay, yes, definitely. The next session will be of this chapter, solution chapter. Yes, beta, tell me of the following alcohols which would react fastest. And what is concentrated HCl and anhydrous ZnCl2? This is Lucas reagent. What is this? This is Lucas reagent. Lucas reagent is concentrated HCl plus anhydrous ZnCl2. And you know, this reaction in the presence of anhydrous ZnCl2 give alkyl chloride along with water. And first of all, this is SN1 type reaction. Is carbocation is formed in this reaction. Leads to the formation of carbocation. And tell me which carbocation is most stable, primary, secondary, or tertiary? Which carbocation? Very good, 3 degree. Tertiary carbocation is most stable. So as the stability of carbocation is tertiary, secondary, primary. So reactivity of alcohols is tertiary, secondary, primary. So in this way, which alcohol is most reactive? Obviously, 2-methyl 2-butanol is option D. That is a tertiary alcohol. So option D is correct because pentanol, that is primary alcohol, 2-methyl butanol, again primary alcohol, 2-pentanol, secondary alcohol. This is primary. This is also primary. One is secondary, and last one is tertiary. So tertiary alcohol is most reactive towards Lucas reagent. That is what is formed? Turbidity. It's the formation of turbidity. So turbidity appears readily in case of tertiary alcohol. It appears after 5 minutes in secondary alcohol and on heating, or no turbidity for primary alcohol, or turbidity appears on heating. Okay, same question. An unknown alcohol is treated with Lucas reagent. Determine whether the alcohol is primary, secondary, or tertiary. Which alcohol reacts fastest and by what mechanism? Oh, I have given the answer already. So which option is correct? Tell me. Yes, beta. It is your turn, and option B is the correct option. Very good. B is the correct option. That is, tertiary alcohol would react fastest and by SN1 mechanism because it leads to the formation of carbocation. And carbocation, you know, it is formed in SN1 mechanism. In case of SN2, there is pentavalent transition state. It is formed pentavalent transition state. Okay. The rate of dehydration of alcohols. Rate of dehydration of alcohols. What is the order of rate of dehydration of alcohols? So, you know, in dehydration, you know, first of all, it leads to the formation of in dehydration. First H plus ion will attack. It leads to the formation of protonated alcohol. Then
water is removed, we get carbocation, and this step is slow as well as a rate determining step. And then subtraction of proton, and we get alkene as the product. So this step, formation of carbocation, is rate determining step. Which carbocation is most stable? Just now we have done it tertiary, secondary, primary. That means the rate of dehydration of alcohols follow the same order. That means tertiary is more reactive than secondary, which in turn more reactive than primary, and last one is methanol. So it is tertiary, secondary, primary, and then methanol. Next question on your screen. Yes, beta. Question is, during dehydration of alcohols to alkenes by heating with concentrated H2SO4, the initiation step is. Right now I have done it. What is the rate initiation step? Just write the option A, B, C, D. Fast, on fast, simple. Go through this. First of all, this is what? This is protonation of alcohol. First of all, first step initiation is protonation of alcohol. Then formation. Second step is formation of carbocation. Last step is abstraction of hydrogen to form alkene. That means first step is protonation of alcohol molecules. First step is protonation of alcohol molecule. Okay. Arrange the following compounds in increasing order of COH bond length. Increasing order of COH bond length. So if we compare alcohol and phenol, this is phenol and this one is alcohol. So in alcohol, it is a simple single bond character, but in phenol, lone pair form pi bond and pi bond forms lone pair. To resonance, PO bond acquire double bond character. It acquires double bond character, and that's why its bond length decreases. Bond length क्या करेगी बेटा? Decrease करेगी. Bond length decrease कर जाएगी. अब ये जो रेजोनेंस है अगर ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ में जो डिक्रीज है वो ज्यादा होगा. अब अगर हम यहाँ देखें फिनोल को, तो फिनोल्स जो है दोनों, उनका CO बॉन्ड लेंथ कम होगा इससे इथेनॉल से. अब पैरा इथॉक्सी की बात करते हैं. पैरा इथॉक्सी फिनोल की बात की जाए अगर पैरा इथॉक्सी फिनोल जो है और फिनोल्स को कंपेयर करें तो देखो कॉन्जुगेशन देखो इधर से भी हो रही है इधर से भी, ये रिलीजिंग ग्रुप है, इसलिए OH का जो रिलीजिंग इफेक्ट है थोड़ा सा कम हो जाएगा. इसलिए CO बॉन्ड जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो थोड़ा इसमें कम हो जाएगा. इसलिए जो ऑर्डर है वो फिनोल का सबसे स्मॉल बॉन्ड लेंथ होगा CO,
से थोड़ा सा ज्यादा पैरा इथॉक्सी फिनोल और सबसे ज्यादा मिथेनॉल, क्योंकि मिथेनॉल में तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही है। इसमें कोई डाउट बेटा? यस बेटा। बेटा पैरा इथॉक्सी में क्या हो रहा है कि फिनोल OH ग्रुप तो रिलीजिंग है ही, OH group is electron releasing, but at the same time OC2H5 which is at the para position is also electron releasing. तो दोनों काउंटर इफेक्ट कर रहे हैं, इसका रिलीजिंग इफेक्ट इधर से भी रिलीज हो रहा है, उधर से भी रिलीज हो रहा है, तो दोनों का रिलीजिंग इफेक्ट काउंटर बैलेंस कर रहा है। इसलिए इधर तो OH के काउंटर में कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसको रिलीज कर रहा हो इलेक्ट्रॉन, ओनली OH इज रिलीजिंग। बट यहाँ OC2H5 भी बेंजीन की तरफ रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन, OH भी। ये OH का जो रिलीजिंग इन्फ्लुएंस है थोड़ा सा इफेक्ट होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, जितना होना चाहिए, जितना बेंजीन को डिमांड करना चाहिए, उसको खींचना चाहिए, ना उससे खींचने का नहीं हो। ये पैराइथॉक्सी फिनोल में जो फिनोल का OH का प्लस आर इफेक्ट है थोड़ा सा कम हो जाए, इसलिए फिनोल के केस में जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा वो ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा उसका, इसलिए उसकी बॉन्ड की लेंथ कम होगी। ओके, yes, now this is very simple question. Arrange the following compounds in the order of decreasing acidity. See, we have different groups attached to phenol. All are phenols. In first case chloro is there. Chloro group जो होता है it has plus R effect as well as minus I, but minus I is dominating. Overall it is an electron withdrawing group. So if it is electron withdrawing, it is more acidic than phenol. Now come to methyl. अब जो मिथाइल है बेटा का प्लस आई इफेक्ट भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन, ओवरऑल इट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. Nitro has minus I as well as minus R effect. It is very good withdrawing group. It is strong electron withdrawing group because it is withdrawing electron by minus I effect as well as minus R effect. But OCH3, again it has minus I effect as well as plus R, but plus R is dominating. See, in chloro, minus I is dominating. That's why it is overall electron withdrawing group. In OCH3, methoxy, plus R is dominating, so it is electron releasing group. And you know, plus R is dominating over hyperconjugation as well as plus I. So now there are two categories of compounds, first and third. These compounds electron withdrawing groups are attached, and second category is second and fourth, where electron releasing groups are attached. So tell me, what is the relation between them? First and third are more acidic than second and fourth, because I told you just now the electron withdrawing groups जो होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को बेटा इंक्रीज करते हैं, और जो रिलीजिंग ग्रुप्स हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं. ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट एंड थर्ड आर मोर एसिडिक देन सेकंड एंड फोर्थ. नाउ कंपेयर फर्स्ट एंड थर्ड. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट जिसका जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा. तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो इफेक्ट है वो किसका ज्यादा होगा?
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट नाइट्रो का ज्यादा होगा या क्लोरो का? नाइट्रो का ज्यादा होगा क्लोरो से, इसलिए जो पैरा नाइट्रोफिनोल है थर्ड, it is more acidic than first. Now come to second and fourth. Electron releasing effect. Electron releasing effect जितना ज्यादा होगा उतना कम एसिडिक होगा। अब बताओ रिलीजिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, OCH3 या CH3? तो बेटा OCH3 का, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट मैंने बोला डोमिनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन पे भी और प्लस आई पे। ऑर्डर ये होता है plus R is more, means resonance is more than hyperconjugation, which in turn more than inductive. This is the order of electronic effects. So OCH3 का जो इफेक्ट है that is more than CH3, का मतलब पैरामिथॉक्सीफिनोल is least acidic, रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम। इट इज थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ कम टू नेक्स्ट, रिएक्शन ऑफ फिनोल विद बेंजोइल क्लोराइड। फिनोल का रिएक्शन विद बेंजोइल क्लोराइड, और उसमें ये HCl निकल जाता है एंड वी गेट नाइल बेंजोएट। तो इस रिएक्शन जो है क्या बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बेटा स्कॉटन बॉमन रिएक्शन। अगर आपको राइट ऑप्शन पता नहीं है तो जो रॉन्ग है उसको निकालते जाओ। रेमर है नहीं, कैटरमैन कोच में क्या होता है, CHO ग्रुप लगता है ना, ऐसे करके। तो स्कॉटन बॉमन रिएक्शन बोलते हैं इसको बेटा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, एक है फिनोल। अब देखो इसमें स्ट्रक्चर नहीं दिए हैं तो आपको स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। ये फिनोल है, पैराक्रिसोल, बेंजीन रिंग के पैरा पे मिथाइल तो बोलते हैं पैराक्रिसोल, मेटा नाइट्रोफिनोल, मेटा पे नाइट्रो ग्रुप और पैरा नाइट्रोफिनोल। तो ऑर्डर बताना है आपको, क्या हो गया, ए, बी, सी एंड डी। तो बेटा मिथाइल ग्रुप जो होता है बेटा, का कौन सा इफेक्ट अभी बताया, प्लस आई एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, रिलीजिंग इफेक्ट। इसका मतलब ये क्या होगा, लेस एसिडिक देन ए, और वी कैन से ए इज मोर एसिडिक देन बी। नाउ कम टू सी एंड डी, दोनों में नाइट्रो ग्रुप है बेटा। डी जो है दे आर मोर एसिडिक देन ए और ए इज मोर एसिडिक देन बी। अब सी और डी को कंपेयर करना है तो सी में जब नाइट्रो मेटा पे है तो देयर इज ओनली माइनस आई इफेक्ट। मेटा पे रेजोनेंस नहीं लगता है, याद रखना, मेटा पे रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगता है। मेटा पे आपको याद रखना है कि रेजोनेंस नहीं होता। और ऑर्थो पे क्या होता है, ऑर्थो पे, ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस होता है। वेरी गुड, ऑर्थो और पैरा पे रेजोनेंस होता है। इसका मतलब जो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे है का माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट दोनों होगा, है ना। इसका मतलब डी वाला जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, से कम ए, से कम ए और सबसे कम डी। तो डी
CAB means option A is correct. ओके, ये क्वेश्चन पूछा है कि सर ये क्लाइजन कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, क्लाइजन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो क्लाइजन रिएक्शन में क्या होता है कि जो मिथाइल ग्रुप है, आपको मैं रिएक्शन ही लिख देता हूं पूरा। दिस इज क्लाइजन रिएक्शन। अब ये क्लाइजन रिएक्शन में क्या होता है, पहले जो लिविंग ग्रुप है, ये हटाते हैं, ठीक है ना, और की जगह ये पूरा ग्रुप लग जाता है। देखो ये H हटा दिया, बीटा कीटो ईस्टर बनेगा, ये पूरा ग्रुप लगा, ठीक है, और इसका OR इन सोडियम एल्कोक्साइड followed by acid catalyzed hydrolysis, so we get this बीटा कीटो ईस्टर मींस सारे एल्डोल कंडेंसेशन की तरह है ये। पहले रिमूव कर दो लिविंग ग्रुप फ्रॉम द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, और एक अल्फा हाइड्रोजन रिमूव करो न्यूक्लियोफिलिक एस्टर से, और कनेक्ट कर दो अल्फा कार्बन द इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप। ये अल्फा कार्बन हुआ ना, ये पूरा अल्फा हाइड्रोजन हटाने के बाद यहां लगा दो, दैट्स इट। तो बीटा कीटो एस्टर बनता है और इसको बोलते हैं क्लाइजन रिएक्शन। बेटा ये क्लाइजन रिएक्शन क्लियर हो गया आपको? रेजोनेंस नॉट इन सी, एक मिनट बेटा, हाँ सी में रेजोनेंस नहीं होगा क्योंकि इंडक्टिव ही होता है, मेटा पे रेजोनेंस नहीं होता है, बिल्कुल सही बोला है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन C2H5OH plus H2SO4 to give product among the following which one cannot be formed as a product under any conditions। इन दोनों का रिएक्शन हो और किसी भी कंडीशन में कौन सा प्रोडक्ट है जो कभी नहीं बनता है। इट इज जो इथेनॉल है, अगर इसको हम H2SO4 से करते हैं अराउंड 433 to 443 केल्विन, तो वी गेट इथीन। दैट मींस ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन हो सकता है। ऐसे ही अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करते हैं एट 413 केल्विन, तो वी गेट ईथर। That means option C is correct, डाइथाइल ईथर कैन बी फॉर्म। और अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं एट 383 केल्विन, तो वी गेट हाइल हाइड्रोजन सल्फेट। That means option D is also correct. That means option B means acetylene cannot be formed. Ethylene, diethyl ether, ethyl hydrogen sulfate can be formed. 443
433 to 443, we get ethene is ethylene. At 413 Kelvin, we get diethyl ether, and at 383 Kelvin, we get ethyl hydrogen sulfate. Right? Next, major product obtained on interaction of phenol with sodium hydroxide and carbon dioxide. What is the name of this reaction? Tell me. Phenol first react with sodium hydroxide and we get sodium phenoxide, react with carbon dioxide at 400 Kelvin and 4 to 7 atmosphere pressure. So we get sodium salicylate, which on acidification gets salicylic acid. What is the name of this reaction? So option D is correct. And what is the name of this reaction? Very good. It is Colby's reaction. Colby's reaction. Next, phenol, when it reacts first with concentrated sulfuric acid and then with concentrated nitric acid. So what is the product form? This question very much from the NCERT. Phenol first react with concentrated sulfuric acid. We get 2-hydroxy benzene sulfonic acid, 4-hydroxy benzene sulfonic acid, and then with concentrated nitric acid, it is nitration with the simultaneous removal of sulfonic group. So 2,4,6 trinitro-benzene is formed. Sorry, trinitrophenol is formed. Phenol, when it reacts with first with concentrated sulfuric acid and then with concentrated nitric acid, it obviously gives 2,4,6 trinitrophenol. I think option is incorrect. It should be 2,4,6 trinitrophenol. Option A. Okay, instead of benzene, there should be phenol. Okay, because it is concentrated nitric acid. Dilute nitric acid, we get orthonitrophenol and paranitrophenol. They are separated by steam distillation. But why we use concentrated sulfuric acid first? To improve the yield. Because if we react phenol directly with concentrated nitric acid, most of the phenol is oxidized and yield is poor. Yes, beta. What about this? Beta, monosubstitute is formed when we use dilute nitric acid. And if we use concentrated nitric acid, always trisubstitute product is formed. Because phenol is highly active group. Yes, this is Raymond-Taylor reaction. So what is the electrophile involved in the reaction? कौन सा electrophile involved होता है? रिमेम्बर आप पढ़ोगे तो अपने आप याद होती जाएंगी चीजें. जो आप बोल रहे हो ना ये वाला रिएक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट, यू आर राइट.
ये जो होता है हाई टेम्परेचर पे बनता है, इस थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, और ये जो होता है इस काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट। 283 केल्विन पे बनता है ये, और 373 केल्विन पे पैरा। और यहाँ टेम्परेचर मेंशन नहीं है, ये हमने दोनों बनाए, बने दोनों ही। मिक्सचर बनेगा लो टेम्परेचर पे ऑर्थो वाला डोमिनेट करेगा, और हाई टेम्परेचर पे पैरा वाला। बट अगर टेम्परेचर वेरी हाई है तो पैरा ही आएगा। बट जब नाइट्रिक एसिड डालते हैं तो SO3H रिमूव हो जाते हैं, और वहां भी NO2 लग जाता है। ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी? वेरी गुड, ऑप्शन डी। अभी बताया था डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा कि ये क्लोरोफॉर्म जो है OH नेगेटिव आयन जो है हट जाएगा, ये बनेगा Cl नेगेटिव भी हट जाएगा, एंड वी गेट डाइक्लोरोकार्बीन एज एन इलेक्ट्रोफाइल। बेटा ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। पिक्रिक एसिड कौन सा है? पिक्रिक एसिड बोलो बेटा। वेरी गुड, इट इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल जो है तो बोलते हैं पिक्रिक एसिड। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, that is called picric acid. That's all for the day. ना करो क्या? Option C is correct. Trinitrophenol, 2,4,6 trinitrophenol. And thank you so much for watching this video. Do like and subscribe my channel, or ask your friends to subscribe. And we are preparing you people for NEET and JEE exam. I will help you out. Just write in the comment section if you have any doubt, or if you wish to ask me about any particular topic where you are not feeling comfortable, I will definitely help you out. Thank you so much to all of you. Bye bye. Okay, Piyush Kumar Singh, thank you.